15 सितंबर 1959 ऑल इंडिया रेडियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट था कि केवल 5 मिनट के लिए ऑडियो वीडियो न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया गया। कौन जानता था कि ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट आगे चल करके इतिहास रच देगा और कहलाएगा दूरदर्शन। स्वागत है सभी का फायर एंड आइस बातों बातों में दूरदर्शन विशेष में। प्रतिमा पुरी द्वारा प्रेजेंट किए गए इस न्यूज़ ब्रॉडकास्ट के बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हो चुका था। साथ ही साथ न्यूज़ इंडस्ट्री में कुछ और बढ़िया एंकर्स जुड़े, जैसे सलमा सुल्तान। दूरदर्शन न्यूज़ प्रसारण का एक ज़बरदस्त माध्यम बन चुका था, जहां पर लोग समाचार को केवल सुनते ही नहीं थे बल्कि देखते भी थे, यानी कि रेडियो से हम 2 कदम आगे बढ़ चुके थे। हालांकि दूरदर्शन की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी, क्योंकि सरकारी नियंत्रण के चलते कई सारे निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन उसके बावजूद अगला पड़ाव 1967 में आया। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की फसल काटता हुआ भारत उस समय खेती बाड़ी को लेकर के हर रोज कुछ न कुछ नई बातों को देख रहा था। इसी दौर में कृषि दर्शन नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जो पूर्ण रूप से हमारे देश के किसानों को समर्पित था। फन फैक्ट, 1967 में चालू हुआ यह कार्यक्रम हिंदुस्तानी टेलीविजन का लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी शो है, यानी कि सबसे लंबा चला टीवी कार्यक्रम है, जिसके 16,000 से ज़्यादा एपिसोड आज तक हो चुके हैं और आज भी डीडी किसान और दूरदर्शन पर यह कार्यक्रम जारी है। अगला पड़ाव 1972 में आया। मुंबई से लेकर के अमृतसर तक दूरदर्शन अब कार्यक्रम प्रसारण कर रहा था। हालांकि अभी तक घर घर टीवी नहीं पहुंची थी, लेकिन इसके बावजूद दूरदर्शन लगातार अपने पैर पसार रहा था। 1976 भी खास रहा, क्योंकि अब सरकार समझ चुकी थी कि दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो के छत्र के नीचे रखना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि दूरदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा था और अब समय आ चुका था कि दूरदर्शन अपनी खुद की छवि दुनिया के सामने टेलीविजन चैनल के रूप में रखे, एक मुक्त ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रखे, और यही हुआ। दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और अब भारत की सरकार की अपनी टेलीविजन कंपनी थी, जो हर भारतीय से जुड़ने को बेकरार थी। 80 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी और सबसे खास साल अब आने वाला था। मैं बात कर रहा हूं साल 1982 की। ये साल दूरदर्शन के लिए एक माइलस्टोन था, मील का पत्थर था। ये वही साल था जब दूरदर्शन नेशनल ब्रॉडकास्टर के रूप में घर घर पूरे भारत तक पहुंच चुका था। अब कोई मर्यादा, कोई क्षेत्रीय बाउंड्री दूरदर्शन को रोक नहीं सकती थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस साल को खास बनाती है वो ये थी कि इसी साल 15 अगस्त को, यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस को, पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया उसका सीधा प्रसारण हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए उस भाषण को घर घर तक पहुंचाया दूरदर्शन ने। अब दूरदर्शन सीधा लोगों को लाइव प्रसारण भी दिखा रहा था। एक और बात इस दिन को खास बनाती है वो ये है कि इसी के साथ भारत में कलर टेलीविजन का भी आगमन हुआ। इसके पहले
केवल ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न सेट होते थे। वैसे वो भी महंगे होते थे, इसीलिए कई बार आम आदमी की जेब उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि वो उन्हें खरीदे। लेकिन अब तो मामला और गर्म होने वाला था, क्योंकि कलर टेलीविज़न भारत में आ चुका था। जैसा कि मैंने कहा कि 1982 एक मील का पत्थर साल था। इसी साल भारत में दिल्ली में एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। इन एशियन गेम्स के लाइव प्रसारण को पूरे भारत ने देखा दूरदर्शन पर। यह एक ऐतिहासिक क्षण था पूरे भारत के लिए, एक ऐतिहासिक अनुभव था। हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए भी ये साल एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया। गीत संगीत के शौकीन लोग जिस टीवी शो के दीवाने होते थे उसका नाम था चित्रहार, और इस सिनेमा बेस्ड शो का भी पहली बार प्रसारण हुआ 1982 में। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों 1982 एक बहुत ही विशेष वर्ष था दूरदर्शन के इतिहास में। 1984 में एक और बहुत मजेदार टीवी शो लोगों को देखने को मिला। भारत का पहला सिटकॉम यानी कि कॉमेडी सीरियल ये जो है जिंदगी प्रसारित हुआ दूरदर्शन पर। शफी इनामदार, स्वरूप संपत और सतीश शाह, राकेश बेदी जैसे कलाकारों से सजा हुआ ये शो लोगों को हंसाने और कुतकुताने में बेहद कामयाब हुआ। दरवाजे खुल चुके थे अब कॉमेडी शोज के लिए। 1985 भी बहुत महत्वपूर्ण साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल दूरदर्शन ने भारतीय टेलीविजन को दिया उसका पहला डिटेक्टिव यानी कि करमचंद। पंकज कपूर द्वारा निभाई गई ये भूमिका हर मायने में खास है। इसी साल हिंदुस्तानी टेलीविजन ने एक बहुत ऊंचे मुकाम को छुआ, घर घर की कहानी यानी कि आम आदमी की कहानी हम लोग के रूप में। यह टीवी शो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी बयान करता था, और यह कहानी लोगों के दिलों में उतरी। हिंदुस्तानी टेलीविजन अब खुल चुका था। दूरदर्शन के बढ़ते हुए कदमों को देख करके निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी ने भी दूरदर्शन पर आने का फैसला किया। टीवी सीरियल बना बुनियाद। ये टीवी सीरियल हर मायने में बेहद सफल रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की ये जो कहानी है, मानवीय संबंधों को एक अलग दृष्टिकोण से दिखाती थी, जो उस समय के लिए हिंदुस्तानी टेलीविजन में बहुत नया था। इतना ही नहीं, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस और कई दिल को छूने वाले सीन्स और डायलॉग से चलते ये सीरियल उस समय पर हिंदुस्तानी टेलीविजन के व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब हुआ। हिंदुस्तानी टेलीविजन अब घर घर पहुंच रहा था, और पूरा परिवार कुटुंब साथ मिलकर के टीवी देखे वो दिन आ रहे थे। 1987 ये साल हिंदुस्तानी टेलीविजन के गोल्डन ईयर्स में एक शिरोमणि कहा जाएगा, यानी कि इसे हम उच्चतम स्तर कह सकते हैं। रविवार की सुबह हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी, क्योंकि आने वाला था कोई बेहद विशेष। तो 25 जनवरी 1987 को पहली बार दूरदर्शन पर सुबह को प्रसारण हुआ रामानंद सागर कृत रामायण का। जी हाँ, ये नाम अपने आप में इतिहास है। शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो रामायण टीवी सीरियल के बारे में न जानता हो। आते ही इस टीवी सीरियल ने हर तरीके से इंडियन व्यूअरशिप को बदल दिया। घर घर नहीं रहता, मंदिर बन जाता। लोग टीवी की आरती उतारते, टीवी को तिलक लगाते। यहां तक कि गांव और शहरों में सड़कें हो जाती सुनसान, क्योंकि टेलीविजन पर आते भगवान राम। रामायण भक्ति और आस्था का दूसरा रूप।
इस टेलीविज़न शो के सामने रिकॉर्ड बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि ये लोगों के दिलों में हमेशा से एक बहुत अहम स्थान रखता है और आगे भी रखेगा। 78 एपिसोड के इस धारावाहिक ने हिंदुस्तानी टेलीविज़न को बदल करके रख दिया। पूरा मोहल्ला एक टेलीविज़न सेट के सामने होता और सब लोग देख रहे होते रामायण। भगवान श्री सीताराम जी की कथा को लोगों ने केवल देखा ही नहीं, पूजा की। कभी उनके साथ अश्रु बहाए तो कभी उनके साथ में हंसे, कभी भजनों पर गुनगुनाए तो कभी रावण को या उसकी सेना को देखकर क्रोध से भर गए। यदि मानवीय भावनाएं कभी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची होंगी तो ये वो क्षण थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन का भेद मिटाते हुए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, ये सारे की सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए रामायण पूरे भारत में देखा गया और माना गया। 1988 रामायण का प्रसारण पूरा होने के बाद एक छोटा सा वैक्यूम बना, लेकिन कौन जानता था इस वैक्यूम को भरा जाएगा और इस तरह से भरा जाएगा कि कभी कोई ना भूल पाए। 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्शन पर प्रीमियर हुआ B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित एक विशालकाय टेलीविजन सीरियल महाभारत का। ये टीवी शो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। महाभारत पर्दे पर आया और आते ही छाया। अब फिर वही दृश्य देखने को मिलता था। सड़कें सुनसान होती थी, एक टेलीविजन के सामने कई लोग बैठा करते थे और अब तो कई लोगों ने खुद ने टीवी खरीद लिया था, क्योंकि कब तक पड़ोसी के घर पर जाकर टीवी सीरियल देखेंगे। ये शो, टीआरपी तो बहुत छोटा शब्द है, एक ऐसा जुनून लेकर के भारत में फैला कि हर एपिसोड के साथ में व्यूअरशिप के नए रिकॉर्ड बनते गए। तब कई सारे वो शब्द और वो टर्मिनोलॉजीज नहीं होती थी जो अब होती हैं। अन्यथा अगर रामायण और महाभारत दोनों के ही आंकड़े आप देखेंगे तो आज के टेलीविजन शो कंपीट भी ना कर पाए। महाभारत दुनिया के सबसे विशाल ग्रंथ पर आधारित ये टीवी शो उस समय करीब करीब 9 करोड़ की लागत से बनाया गया था। कहा जाता है कि 94 एपिसोड चले इस टीवी सीरियल के पीछे हर एपिसोड पर करीब 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता था, जो उस जमाने के हिसाब से बेहद बड़ी रकम थी। रामायण और महाभारत का जुनून पूरे भारत में इस तरह फैला कि सरकार और बिजली विभाग को तक कई बार जनता का क्रोध झेलना पड़ा। एक फन फैक्ट बताता हूं आपको। कभी कभी जब रामायण और महाभारत के प्रसारण के समय पर लोड शेडिंग होती, यानी कि पावर कट होता, तो लोग बिजली विभाग के कर्मचारियों से लड़ने पहुंच जाते। बल्कि कुछ हिस्सों की तो खबरें ये भी आई थी कि लोगों ने गुस्से में ट्रांसफॉर्मर्स ही जला दिए थे, क्योंकि उन्हें रामायण या महाभारत देखने को नहीं मिला था। इसके चलते सरकारों ने और बिजली विभागों ने लोड शेडिंग का समय ही बदल दिया। अब आप समझ सकते हैं क्यों ये दोनों टीवी सीरियल इतिहास का हिस्सा नहीं, अपने आप में पूर्ण इतिहास है। हंसी मजाक जारी रहा और वागले की दुनिया एक और सफल सिटकॉम कहलाया। इसी वक्त में एक और टीवी शो बहुत लोकप्रिय हुआ, वो था जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो। नाम पे मत जाइएगा, ये फ्लॉप शो असल में सुपरहिट था। ये सोशियो पॉलिटिकल सटायर ड्रामा, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर व्यंग्य करने वाला शो बेहद चुटीले अंदाज में कई सारे कटाक्ष करता था और इन्हें सुनना और देखना आम आदमी को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आम आदमी को अपनी समस्याओं को हंसते हंसते सामने देखना इसी शो ने सिखाया। इस शो के बाद जसपाल भट्टी को सटायर किंग कहा गया, यानी व्यंग्यों के राजा। इतना ही नहीं, एक और मजेदार फैक्ट बताऊं आपको। इस टीवी शो के केवल 10 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। जी हाँ, केवल 10 एपिसोड। और उसके बावजूद
ये टीवी सीरियल आज भी एक क्लासिक कॉमेडी शो कहलाता है, यानी कि वो 10 एपिसोड वो जादू कर गए जो कई सारे टीवी सीरियल के 200 एपिसोड भी नहीं कर पाते। श्रेय जाता है जसपाल भट्टी और उनकी पूरी टीम को। 90 का दशक आने को ही था, लेकिन उससे पहले दूरदर्शन के पक्ष में कई चीजें हो चुकी थी। एक बहुत बड़ी चीज जो इस समय दूरदर्शन के लिए जादू कर रही थी वो थी वैरायटी। अलग अलग सिनेमाकार, अलग अलग टीवी सीरियल बनाने वाले निर्माता निर्देशक अपनी अपनी कहानियां बताने को उत्सुक थे। श्याम बेनेगल लेकर के आए एक हिस्टोरिकल टीवी शो जिसका नाम था भारत एक खोज। पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बना हुआ ये शो भी खासा लोकप्रिय हुआ। कोई नहीं भूल सकता रोशन सेठ द्वारा निभाए गए पंडित नेहरू के किरदार को, जो उसे इतना ज्यादा रियलिस्टिक बनाता था कि पंडित नेहरू और रोशन सेठ में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल था। कहानी आगे बढ़ती है तो नाम आता है सुरभि का भी, एक ऐसा इंफोटेनमेंट शो यानी कि इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट शो जिसने लोगों को भारत के अलग अलग खूबसूरत रंग बताए। इतना ही नहीं, फिल्मकार संजय खान भी दूरदर्शन पर आए। अपना एक और ऐतिहासिक शो दूरदर्शन को मिला, नाम था टीपू सुल्तान। ये शो जो राजा टीपू सुल्तान की कहानी पर आधारित था, अपने आप में कई ऐसी बातें बताता था कि अंग्रेजों के दौर को एक बार फिर से हिंदुस्तानी दर्शक देख पाए दूरदर्शन पर। 1988 में ही दूरदर्शन का एक और टीवी शो काफी लोकप्रिय हुआ था, इसका नाम था विक्रम बेताल। राजा विक्रम की भूमिका में नजर आए अरुण गोविल, तो वहीं पर सज्जन दिखाई दिए बेताल की भूमिका में। लेकिन अब आता हूं एक फन फैक्ट पर। यह टीवी शो रामानंद सागर ने ही बनाया था और ये इस टीवी शो का पहला टेलीकास्ट नहीं था, यानी कि ये रीटेलीकास्ट था। ये टीवी शो पहले 1985 में दूरदर्शन पर आ चुका था। तब इसे ठीक ठाक सफलता मिली थी क्योंकि तब टीवी घर घर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन 88 में इसका रीरन सुपर हिट हुआ। और एक और मजेदार बात यह है कि ये शो निर्माता निर्देशक रामानंद सागर जी ने रामायण से पहले बनाया था। राजा विक्रम की भूमिका में दिखाई दिए अरुण गोविल, कुछ एपिसोड्स में नजर आई दीपिका चिखलिया जी भी और सुनील लहरी जी भी, और एक एपिसोड में नजर आए अरविंद त्रिवेदी जी भी, और ये सब लोग आगे चल करके ऐतिहासिक रामायण में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। इस दौर के दूरदर्शन का एक सशक्त पहलू यह भी था कि टीवी सीरियल्स में रियलिज्म का पुट होता था। इसका मतलब है कि जो कहानियां बताई जाती थी वो आम आदमी से कनेक्ट होती थी। मालगुडी डेज जहां पर एक गांव या एक छोटे से शहर मालगुडी की कहानी बयां करता है, तो वहीं पर गुल गुलशन गुलफाम ये टीवी शो कश्मीरी लोगों की समस्या को बताता था आतंकी हमलों के कारण और इंडिया पाकिस्तान की उस लड़ाई के कारण जो वहां की जनता को न जाने कितने वर्षों से झेलनी पड़ी। 90 के दशक में एक और बढ़िया चलन चला। बच्चों के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए गए जो सचमुच में काबिल तारीफ थे। द जंगल बुक, एक जापानी कार्टून शो जिसे हिंदी में डब किया गया, ये शो बच्चों के दिल पर राज करने लगा। मोगली, बगीरा, का, शेर खान और भालू घर घर पहुंच गए। अब बच्चे इन किरदारों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता थी दूरदर्शन। बच्चों को ध्यान में रख करके कुछ और चलाए गए कार्टून शोज भी बेहद सफल हुए, जैसे अनुवाद किए गए डक टेल्स और टेल्स स्पिन। अब तक फैंटेसी शोज ने भी अपने लिए बढ़िया बाजार बना लिया था। रविवार की सुबह हमेशा की तरह एक जश्न होती थी जहां पर पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देखता था, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाया देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित चंद्रकांता। नीरजा गुलेरी द्वारा निर्मित और निर्देशित ये शो भी काफी लोकप्रिय हुआ। 15-18 स्पॉन्सर्स
उस शो को उस समय में होते थे, हर एपिसोड को, और ये शो भी आज तक याद किया जाता है, खासकर इसके कुछ किरदार जैसे महाराज शिवदत्त और क्रूर सिंह। इसी साल फैंटेसी शोज की कड़ी में एक और नाम जुड़ा, रात के समय प्रसारित होने वाले अरेबियन नाइट्स पर आधारित अलिफ लैला के रूप में। दोपहर का टाइम स्लॉट भी अब दूरदर्शन ने भर दिया था कुछ ऐसे कार्यक्रमों के साथ जो महिलाओं और फैमिली ऑडियंस के लिए बनाए गए। महेश भट्ट द्वारा बनाया गया स्वाभिमान और मंदिरा बेदी द्वारा अभिनीत शांति इस दौर के सबसे बढ़िया फैमिली ड्रामास में से कहे जा सकते हैं। 1997 में दूरदर्शन को एक और माइलस्टोन मिला और हिंदुस्तानी टेलीविजन को अपना पहला सुपर हीरो। मैं बात कर रहा हूं शक्तिमान की। मुकेश खन्ना द्वारा निर्मित और अभिनीत ये शो आते ही सुपर हिट हो गया। बच्चों के बीच में इसका क्रेज कुछ और था और आम जनता के बीच में भी इस टीवी सीरियल की राह देखी जाती थी। लोग इंतजार करते थे रविवार सुबह का। हिंदुस्तानी टेलीविजन पर पहली बार अब ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स देखे जा रहे थे जो सचमुच में बेहद मुश्किल थे। उस दौर में कंप्यूटर की नई एंट्री हुई थी भारत में और उस समय पर शक्तिमान जैसा शो बहुत कुछ कहता था। एक और फन फैक्ट, मुकेश खन्ना ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम भीष्म इंटरनेशनल रखा उसी अमर किरदार के नाम पर जो उन्होंने जिया था महाभारत में। 90 के दशक का मध्य आते आते दूरदर्शन उस मुकाम पर था जहां पर पहुंचने का आज के चैनल्स केवल सपना देख सकते हैं। वो व्यूअरशिप अब तो शायद ही कभी किसी चैनल को देखने को मिले। लेकिन आने वाले साल दूरदर्शन के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले थे, क्योंकि दूरदर्शन के अलावा अब भारत में केबल टीवी का पदार्पण हो चुका था और मैदान में आ चुके थे कुछ प्रतिद्वंदी जैसे जी टीवी, सोनी टीवी और स्टार प्लस। हिंदी सिनेमा के बादशाह कहे जाने वाले किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने भी अपना करियर दूरदर्शन से शुरू किया था। वो उस समय के कुछ टीवी सीरियल्स में नजर आए जैसे दूसरा केबल, फौजी और सर्कस। इसके अलावा वो बागले की दुनिया के भी एक एपिसोड में नजर आए और कुछ एक शोज को होस्ट करते हुए भी दिखाई दिए। उसके बाद वे मुंबई आ गए और जैसा कि कहा जाता है रेस्ट इज हिस्ट्री। अपने करियर के शुरुआती दिनों में हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार इरफान खान ने भी दूरदर्शन पर काम किया। श्रीकांत, चाणक्य और चंद्रकांता में बद्रीनाथ की भूमिका में वे दिखाई दिए। उसके बाद आगे चल करके वे उस पीढ़ी के सबसे बढ़िया कलाकारों में से एक थे। यही बात लागू होती है मनोज वाजपेयी के ऊपर भी, जो महेश भट्ट के स्वाभिमान में पहले दिखाई दिए और आगे चल करके अपने दौर के सबसे संवेदनशील अभिनेताओं में से एक कहलाए। एक और मजे की बात यह है कि स्वाभिमान में आशुतोष राणा भी दिखाई दिए थे, जो आगे चल करके हिंदी फिल्मों में एक बढ़िया चरित्र अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। खास करके दुश्मन और संघर्ष में उनकी खलनायक की भूमिका आज भी याद की जाती है। जहां पर महाभारत का दीवानापन पूरे भारत में फैला हुआ था, तो महाभारत के जादू से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी नहीं बच पाए। जंपिंग जैक जितेंद्र, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार काका जी यानी कि राजेश खन्ना भी ये बात कबूल कर चुके हैं कि वो महाभारत को बहुत खुशी से देखा करते थे और उसका हर हफ्ते इंतजार किया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि कई सारे अभिनेताओं ने तो ये बात भी स्वीकार की कि वे अपना रविवार का शेड्यूल यानी कि समय नियोजन महाभारत के प्रसारण को ध्यान में रखकर ही करते थे। तो महाभारत के रंग में सब रंगे हुए थे, क्या आम क्या खास। हिंदी सिनेमा के एक और दिग्गज डायरेक्टर, आज के दौर के सबसे मशहूर और क्रिएटिव डायरेक्टर्स में से एक संजय लीला भंसाली ने भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में दूरदर्शन पर काम किया।
श्याम बेनेगल के सीरियल भारत एक खोज में वे एडिटर हुआ करते थे और आगे चल करके उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्में बनाई, जैसे हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक इत्यादि।